वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की क्विक लेसन सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 7 करवाया जा रहा है जो कि नेशनल इनकम के बारे में है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो नेशनल इनकम इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ goods and service produced within a country over a year including GNP, NNP एंड जीडीपी। अब नेशनल इनकम क्या होती है? जितने भी गुड्स और सर्विस एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर, उन तमाम की जो वैल्यू होती है, उन तमाम गुड्स और सर्विस की जब वैल्यू देखते हैं कि कितनी है, तो उस तमाम जो वैल्यू होती है उसको ही नेशनल इनकम कहा जाता है। और इसके अंदर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी वगैरह शामिल होती है। सिग्निफिकेंस फॉर पॉलिसी अगर हम देखें, सो नेशनल इनकम डेटा गाइड्स गवर्नमेंट टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब एक नेशनल इनकम की वजह से होता क्या है, इनके इसका जो डेटा होता है इसकी वजह से गवर्नमेंट को मिलती है गाइड टैक्सेशन के हवाले से, यानी कि जो टैक्स है उसके हवाले से। इसके अलावा स्पेंडिंग के हवाले से भी कि गवर्नमेंट ने स्पेंड करना है तो इनकम ज़्यादा होगी तो ही गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर सकेगी। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो सेंट्रल बैंक करता है हमारे यहाँ पे, जो कि स्टेट बैंक है। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और जो है वो स्टेबिलिटी हो सके इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर की अगर हम बात करें, इट मेजर्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्पिंग इन कंपेयर इकोनॉमीज एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो अब इसी की वजह से ये भी होता है कि मेजर किया जाता है कि इकोनॉमी की प्रोग्रेस क्या है, अच्छी है या बुरी है। इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कंपेयर भी किया जाता है इकोनॉमीज़ को इसी डेटा के ज़रिए। और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली तौर पे एलोकेट किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा जो है वो लिमिटेड होते हैं और इकोनॉमिक्स का यही मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। उसके अलावा ये कि फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोटेक्शंस, यानी कि एनालाइजिंग नेशनल इनकम ट्रेंड्स हेल्प इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट सिनेरियोज एंड रेकमेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। नेशनल इनकम ट्रेंड को एनालाइज करते हुए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं सिनेरियोज को, वो फ्यूचर इकोनॉमिक प्रिडिक्शन में उनको हेल्प मिलती है। और इसके अलावा रेकमेंड करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। सो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, और एक से ज़्यादा तरीके होते हैं जिनके ज़रिए नेशनल इनकम को जो है वो मेजर किया जा सकता है। सो इनकम मेथड होता है पहला, इसमें क्या होता है, दिस मेथड सम ओल्स इनकम अर्न फ्रॉम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू रिवील इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्टर। इसमें क्या किया जाता है, सम कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है तमाम जितनी भी इनकम अर्न हुई, जिसमें वेजेस हो गई, रेंट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए और प्रॉफिट्स भी, ताकि इस चीज़ को जाहिर किया जाए जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है सेक्टर्स के अंदर उसको। तो इसमें तमाम इनकम को सम कर लिया जाता है, इसलिए ये इनकम मेथड कहलाया जाता है। और एक्सपेंडिचर मेथड देखें, सो कैलकुलेट टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। अब एक्सपेंडिचर मेथड है तो एक्सपेंसेस वगैरह की बात होती है, तो इसमें टोटल स्पेंडिंग को कैलकुलेट किया जाता है, और वो कौन सी टोटल स्पेंडिंग होती है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होती है, यानी कि फाइनल फाइनल से मुराद ये कि जो तैयार हैं, तैयार शुदा, जो कि इस्तेमाल के काबिल है उसको, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है या जिसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसे जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उन पे जो खर्चा किया गया है, जो स्पेंडिंग की गई है, उन तमाम का टोटल जो है वो निकाला जाता है। और इसके अंदर जो है वो कंजम्पशन भी शामिल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग होती है, जो नेट एक्सपोर्ट होती है। नेट एक्सपोर्ट से मुराद ये कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके अलावा आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड। अब आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड में क्या है, दो मेथड तो आपको बता दी गई, इनकम में टोटल इनकम, जबकि एक्सपेंडिचर में टोटल स्पेंडिंग। यहाँ पर आउटपुट या आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड जो होता है, मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एडजस्टेड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हाईलाइटिंग इंडस्ट्री एफिशिएंसी। अब यह आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड में मेजर की जाती है टोटल वैल्यू जो गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो बनाए गए गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस किए गए, जिनको बनाया गया
या सर्विस जो कि प्रोवाइड की गई, गुड्स को बनाया गया और सर्विस जो कि प्रोवाइड की गई, तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू को मेजर किया जाता है और एडजस्ट किया जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, और इसी से इंडस्ट्री की एफिशिएंसी भी हमें पता चलती है कि कितनी एफिशिएंसी आई है। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स हाउस होल्ड यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक हेल्थ। कंजम्पशन से मुराद जो है वो हाउस होल्ड जो यूज़ होता है गुड्स का और सर्विसेज का भी कंज्यूम किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड के अंदर ही किया जाएगा, हाउस होल्ड जो है वो करेंगे, जो है वो कंज्यूम करेंगे, कोई सामान है ख़रीदा या फिर कोई सर्विस है उनको, और ये की होता है नेशनल इनकम के लिए भी और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए भी। एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, अब कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किन फैक्टर्स के से कंजम्पशन पे असर पड़ता है यानी कि कम ज़्यादा होती है। सो उसमें इनकम, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट रेट एंड कल्चरल नॉर्म्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कंजम्पशन लेवल, यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम हो गई, इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन ज़्यादा होने के चांस हैं। इसी तरह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी जितना ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा इनकम, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट से फ़र्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट से भी कम ज़्यादा हो तो उससे भी कंजम्पशन जो है कम ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कल्चरल नॉर्म, मुख्तलिफ़ कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ों की कंजम्पशन जो है वो उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, अब कंजम्पशन फंक्शन की हम बात करें, कंजम्पशन फंक्शंस शोज इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप हाईलाइटिंग हाउ स्पेंडिंग चेंजेस विद इनकम। अब कंजम्पशन फंक्शन के ज़रिए शो किया जाता है जो इनकम और कंजम्पशन के दरमियान रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप है ना कि एक जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो एक रिलेशनशिप शो किया जाता है और इससे ये हाईलाइट किया जाता है कि स्पेंडिंग चेंज हो जाती है जब इनकम में चेंज आता है। सो कीन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ को अगर हम देखें, एज इनकम राइजेस consumption increases but at a smaller rate leading to saving of additional income। सो किन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ के मुताबिक यही चीज़ आ गई कि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन में इजाफा ज़रूर होता है बट एट अ स्मॉलर रेट, यानी कि इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा जितनी इनकम में इजाफा हो रहा है। इनकम के मुकाबले में कंजम्पशन में थोड़ा कम इजाफा हो रहा है क्योंकि बाकी जो पैसा बच रहा है वो सेविंग की तरफ जाता है, सेविंग की तरफ जा रहा है। तो जितनी भी इनकम बढ़ रही है वो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी कंजम्पशन पे जाएगी, बल्कि उसका कुछ हिस्सा सेविंग की तरफ भी जाएगा। और यही बात जो है वो किन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ कहता है और ये प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं ऐसा। नाउ दिस सेविंग एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सेविंग की डेफिनेशन देखें, सेविंग इज इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अब सेविंग जो है वो इनकम का वो हिस्सा है या वो इनकम होती है जिसको कंजम्पशन के ऊपर नहीं खर्च किया गया, कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं किया गया, खर्च नहीं किया गया, और इसको फिर रिज़र्व भी किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए ताकि सपोर्ट किया जाए इन्वेस्टमेंट भी और ग्रोथ भी। और इसी तरह से जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोपेंसिटी टू सेव, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के ऊपर, वो कौन कौन से होते हैं। सो उसके अंदर भी जो है वो इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, कल्चरल नॉर्म, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सो इनकम लेवल से भी सेविंग पे असर पड़ता है, प्रोपेंसिटी टू सेव पे, इंटरेस्ट रेट से भी फ्यूचर जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि इकोनॉमी की सूरत हाल किस तरह की हो सकती है, और इसके अलावा जो कल्चरल नॉर्म है उससे भी असर पड़ता है इंडिविजुअल जो सेव कर रहे हैं। नाउ द रोल ऑफ सेविंग इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम के अंदर जो रोल है सेविंग का, savings provides funds for investment, boosting production and increasing the overall national income। सेविंग का ये भी फ़ायदा होता है कि फ़ंड्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फ़ंड कहाँ से आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? सेविंग्स से आएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन, जब फंड्स आएंगे तो प्रोडक्शन भी होगी, और जो ओवरऑल नेशनल इनकम है और प्रोडक्शन होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि पीछे आपको बताया गया था कि नेशनल इनकम है क्या, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके अंदर जब इजाफा होगा, प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अब इन्वेस्टमेंट और उसकी डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें, सो इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। सो इन्वेस्टमेंट इज़ क्लासीफाइड इनटू क्रॉस एंड नेट and also induce and autonomous type based on income influence।
इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है ग्रॉस में, नेट में, इसके अलावा इंड्यूस और ऑटोनमस के ऊपर भी, और ये बेस करती है इनकम इन्फ्लुएंस के ऊपर। अब जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है ये टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल होती है। लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। और उसके अलावा जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है ये ऐसी होती है जो कि इन्फ्लुएंस होती है चेंजेस आने से इनकम या आउटपुट के अंदर। और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है करंट इनकम या आउटपुट से। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि एमईसी की अगर हम बात करें, सो एमईसी मेजर्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, हायर एमईसी एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो मेजर करता है जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होती है प्रोजेक्ट्स की, और जितना ज़्यादा एमईसी होता है वो एनकरेज करता है ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट को। तो इससे मुराद रेट और रिटर्न होता है, एडिशनल एक एडिशनल जो यूनिट होता है इन्वेस्टमेंट का, टिपिकली तौर पे उसको दिखाया जाता है एज अ परसेंटेज के तौर पे। और लोअर इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट की हम बात करें, लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि बोरिंग कॉस्ट के अंदर कमी आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी है तो जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बोरो करते हैं तो उनको जो कॉस्ट है वो कम देना होगी। और इसी वजह से फिर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसके अंदर इजाफा देखने में आता है लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से। नाउ दी एनालाइजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, सो क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस की हम बात करें, सो एनालाइजिस कंजम्पशन पैटर्न across groups or region at one point in time, highlighting socio-economic disparities। तो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस जो है ये एग्जामाइन करता है डेटा जो है डिफरेंट ग्रुप्स या रीजन्स के अक्रॉस जो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टाइम में, और हाईलाइट करता है करते हुए डिफरेंसेस जैसे कि सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। और टाइम सीरीज़ एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो स्टडीज कंजम्पशन ओवर टाइम रिवीलिंग cyclical, seasonal and long term pattern। सो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो स्टडी करता है जो ट्रेंड्स आते हैं वक्त के साथ साथ, और ये पैटर्न्स को भी दिखाता है जैसे कि साइक्लिकल होते हैं, सीजनल होते हैं, या लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आती हैं उनको। कंबाइंड एनालिटिकल अप्रोच की हम बात करें, इंटीग्रेटिंग बोथ एनालिसिस प्रोवाइड्स अ comprehensive understanding of consumption dynamics and inform economic decisions। कंबाइन अप्रोच के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है दोनों जो एनालिसिस हैं, ताकि प्रोवाइड की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव जो व्यू होता है डायनेमिक्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है, और ये हेल्प करता है शेप देने में जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।